हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, जी हाँ, हमारे पास जो है मार्च सेकंड शिफ्ट की दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल की सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होंगे। वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दोस्तों मैंने यहाँ पर बात की है। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की, कि पहला क्वेश्चन कहां से पूछा गया। पहला क्वेश्चन आया था, अबुल फजल ने अकबरनामा किस भाषा में लिखी थी। तो दोस्तों ये दोस्तों आप सभी का जो मुगल हिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, और ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। कोई भी बच्चे इसको कर लेगा ध्यान से, अगर इसने हमारी पीडीएफ को पढ़ा होगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कहां से ये क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं अलग अलग शिफ्टों में। तो देखो फारसी भाषा में इसमें लिखा था, अबुल फजल ने अकबरनामा और आईन अकबरी जैसी रचनाएं की थी। अबुल फजल दरबारी और नवरत्नों में से एक थे, यानी नवरत्न जो थे अकबर के, उसमें से एक था ये, जो कि दोस्तों यहाँ पर जो है कविता, ये बुक वगैरह जो लिखता था उसको इसमें कहा जाता है, जिसमें दोस्तों उसके बाद मुल्ला दो प्याजा और दोस्तों बीरबल वगैरह इनमें शामिल हुआ करते थे। ठीक है, अबुल फजल के बारे में कुछ खास बातें जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। उनका जो जन्म हुआ था 14 जनवरी 1551 को हुआ था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको लिए लिख दिया है। उनके पिता का नाम शेख मुबारक था। उनका संबंध अरब के हिजाजी परिवार से था। ठीक है, वे एक महान राजनेता, रासायनिक और सैन्य जनरल भी थे। ठीक है, वे अकबर के विश्वासी बन गए और प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। जो अबुल फजल थे प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे, आप सभी को पता होना चाहिए। जहांगीर ने 12 अगस्त 1602 को अबुल फजल की हत्या कर दी थी, क्योंकि अबुल फजल जो था दोस्तों वो अकबर के लिए काम करता था। और आप सभी को पता है जहांगीर, जिसका बचपन का नाम सलीम था, उसने इसकी हत्या कर दी थी। और रीजन क्या था वो दोस्तों हमें नहीं पता है, लेकिन आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अब आप बोलेंगे भैया इतनी सारी जानकारी, जी हाँ इतनी सारी जानकारी। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। मैं आप सभी को बताऊं कहां से आ रहे हैं क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन आपको वहां से फंस जाएगा जहां से मैं आप सभी को बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों यहीं से पूछे जा रहे हैं। मैंने आप सभी के लिए पहले पीडीएफ बना दिया था। ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो कैसे मिल जाएगा, क्योंकि यहीं से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया अकबर के नवरत्न से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अबुल फजल अकबरनामा पुस्तक लिखी फारसी भाषा में। ये सारी सारी चीजें दोस्तों मैंने आप सभी को पहले इंपोर्टेंट इस पर लिख के दे दिया था कि ये दोस्तों आप सभी का इंपोर्टेंट रहेगा, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अकबर के पूर्वज का थर्ड भाग आईन अकबरी, आरंभिक जीवन, जितनी भी पुस्तकें जो आपकी पूछी जा सकती हैं, अकबर का घटनाक्रम, अकबर शासन की व्यवस्था, सब कुछ दोस्तों इसमें बताया गया है। ये सारी आने वाली जो चीजें हैं वो मैंने आप सभी को पहले बोल दी हैं कि यहां से आप ले सकते हैं। ये पीडीएफ दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आप सभी के सारे डिटेल में बात की है कि कहां से दोस्तों क्वेश्चन जो है आप सभी के यहां पर पूछा जा सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं कैसे मिलेगा आप सभी को, इसमें हम दोस्तों पहले आप सभी को बता देते हैं कि भैया यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये दोस्तों एग्जाम में भी पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्जाम में पूछा गया। आने वाले टाइम में दोस्तों कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये दोस्तों मैंने आप सभी को पहले बताया था कि ये दोस्तों क्वेश्चन है आपके आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आर्टिकल दोस्तों मैंने आप सभी को पहले बता दिए थे कि भैया यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट लिख के वहां पर सारी चीजें आप सभी को बता दी थी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो जीके जीएस से आप सभी के पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप सभी के जो है मैथ से पूछे जा रहे हैं डिट्टो क्वेश्चन दोस्तों हमारे पीडीएफ से। तो ये पीडीएफ लास्ट टाइम अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि आप सभी का एग्जाम नजदीक आ चुका। कल आपका एग्जाम है 7 तारीख में, 8 तारीख में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, या 17-18 मार्च में, जब भी आपका एग्जाम है, तो ये पीडीएफ काफी ज्यादा आप सभी को लोगों की हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ रहे हैं। और देखो इंपोर्टेंट लिखा था पहले ही, और ये क्वेश्चन एग्जाम में टपक गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल से क्वेश्चन एग्जाम में टपक गया। यहाँ पर कैसे आपको ये मिलेगा क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लिख लिए आरपीएफ एग्जाम की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूं। अब होगा सिलेक्शन 100% गारंटी के साथ, क्योंकि पढ़िए वही जो एग्जाम है। अब आपको फालतू नहीं पढ़ना है, अब आपको वो सिलेक्टेड पढ़ना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें भूल जाइए। अब दोस्तों आप यहाँ से आप सभी को जो है इंपॉर्टेंट पढ़ना है, फालतू का बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और वो इंपॉर्टेंट मैंने आप सभी को ऑलरेडी पीडीएफ में दे दिया है, जहां से आप पढ़ सकते हैं। ये 500 रुपए का पीडीएफ होता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप सभी को मिलेंगे, लेकिन आप सभी को 500 रुपए पेमेंट नहीं करना है। मात्र 99 में ये पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल का कंप्लीट पीडीएफ है। अगर आपका आने वाले सीटों में एग्जाम है तो बस इसको पढ़ के जाइए। और पीडीएफ के लिए दोस्तों करना कुछ नहीं, व्हाट्सएप पे आइए 6396453592, इस नंबर पे मैसेज कीजिए और कंप्लीट पीडीएफ ले जाइए भाई साहब। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, बहुत ज्यादा मेहनत लगी इसको बनाने में, और हम आपको पहले ही सिलेक्टेड कर देते हैं क्वेश्चन कि जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भाई आइए हमारे साथ और पढ़िए दोस्तों, 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ। ये नंबर आपकी जिंदगी बना देगा प्यारे साथी, इसको जरूर नोट कर लेना। अब चलते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और पूछे गए थे आप सभी के आरपीएफ एग्जाम में, और कौन कौन से पूछे जाएंगे आने वाली शिफ्टों में, वो तो मैंने आप सभी को बता दिया कहां से मिलेंगे, जो आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन जो आप सभी के पूछे गए उनके बारे में और बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया आप सभी का, वो पूछा गया तो 2024 में भारत की जीडीपी दर
कितनी रही थी। तो देखो जीडीपी दोस्तों यहाँ पर जो दर रही थी आपकी 6.4 बढ़ने का अनुमान है, वही नामात्र जीडीपी में 9.7% की जो वृद्धि दर रहने का अनुमान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी में कुछ और खास बातें जो कि आपको जानना जरूरी है। वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि के संबंधित क्षेत्र का वास्तविक जीडीपी 3.8 बढ़ने का अनुमान है। ये जीडीपी ये गलती से लिख गया भाई। वित्त वर्ष 2024-25 में निर्माण क्षेत्र और वित्तीय, रियल इस्टेट और व्यावसायिक सेवा क्षेत्र में वास्तविक जीडीपी में क्रम से 8.6% से लेकर 7.3% की वृद्धि देखने का अनुमान है। स्थिर मूल्य और निजी अंतिम उपयोग व्यय पीफीएससी में 7.3% की वृद्धि दर देखी गई है। स्थिर मूल्य पर सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जीपीआईसी 4.1% की वृद्धि दर पर पहुंच गया। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है भाई। ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है आपको, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में सकल एवं राजस्व जीटीआर के 11.7% से बढ़ने का अनुमान है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती और स्थिरता का प्रदर्शन कर रही है। अर्थव्यवस्था का ग्रामीण खपत के सुधार, सरकारी खपत के साथ निवेश में तेजी और मजबूत सेवा निर्यात में समर्थन मिलेगा। आपको ये सारी चीजें दोस्तों बिल्कुल नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि भैया जीडीपी कितनी रही थी, 6.4 बढ़ने का अनुमान है, वही 9.7% की वृद्धि दर का अनुमान यहाँ पर लगाया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना में 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत क्या रहा। तो देखो भैया 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत 13.1% रहा था। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 13.1% यहाँ पर दोस्तों रहा था। ये देखो यहाँ पर देख सकते हैं 2001 में यह आंकड़ा 15.9% था। ठीक है, यानी इस दौरान इस आयु वर्ग के बच्चों की संख्या में 2.8 अंकों की कमी आई थी। यानी 2011 में 13.1% रहा था जो जनसंख्या था, लेकिन 2001 में ये 15.9% रहा था, जिसमें दोस्तों 2.8% की कमी देखी गई थी। देखो नीति निर्देश तत्व से इस क्वेश्चन मिला था कि किस देश के संविधान से लिए गए, जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन मिला था, डीपीएसपी देखो लिखा गया है। तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान को साल 1937 में अपनाया गया था। मतलब आयरलैंड ने कब अपनाया था, तो 1937 में आयरलैंड ने अपनाया था। तो भारत ने कब अपनाया था, आप सभी को पता है। संविधान बनकर कब तैयार किया गया था, तो 1949 में दोस्तों ये अंगीकृत किया गया था और 50 में लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को। आयरलैंड के संविधान के लिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत निर्देशक तत्वों की खास बातें क्या हैं, इनको जान लेते हैं। आयरलैंड के संविधान में भी इस तरह के सिद्धांतों का समूह था, जिसे सामाजिक नीति के निर्देशक सिद्धांत कहा जाता था। आयरिश निर्देशक सिद्धांत नीति मुख्य रूप से किसानों और स्थानीय श्रमिकों के अधिकारों पर केंद्रित थी। यानी जो इनके आयरलैंड के जो नीति निर्देशक तत्व थे वो दोस्तों श्रमिकों और यहाँ पर जो है किसानों के लिए मुख्य थे। वो इसका मकसद उचित मजदूरी, संसाधनों का सही वितरण और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां देना था। ठीक है, इसका जो मकसद था ये दोस्तों इनको कल्याण देना था, किनके, उचित मजदूरी और यहाँ पर जो है किसानों के लिए संसाधनों का कल्याण करने का और इनको बढ़ावा देना था। बिस्मिल्लाह खान किससे जुड़े हुए हैं, ये बिस्मिल्लाह खान है। इसको हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है भाई साहब। यानी स्टैटिक जीके से ये समझ लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन मिल रहा है और पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वह एक भारतीय संगीतकार थे जो शहनाई बजाते थे। इनका संबंध किससे, शहनाई से। मूल नाम इनका था कमरुद्दीन खान। जन्म इनका 21 मार्च 1916 को बिहार और उड़ीसा प्रांत में हुआ था और 2006 में इनकी मृत्यु हो गई थी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। खान एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम थे, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों के समारोह में प्रदर्शित करते थे और उन्हें धार्मिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता था। यानी दोनों से जुड़े हुए थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों की यहाँ पर काम ऐसा करते थे। ऐसा नहीं कि ये मुस्लिम थे तो हिंदू के यहाँ नहीं जाते थे, तो दोनों के लिए दोस्तों ये समारोह करते थे। बिस्मिल्लाह खान ने 1947 में भारत के स्वतंत्रता दिवस की शाम को दिल्ली के लाल किले में प्रदर्शन करके दुर्लभतम सम्मान प्राप्त किया था। तो समझ लीजिए भाई साहब 1916 में जन्म हुआ और 2006 में मरे थे। यानी 90 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी और 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। एक दोस्तों अमजद अली खान का संबंध पूछा था किससे है, तो अमजद अली खान सरोद वादक है, जो कि एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक के नाम से जाना जाता है। वे सीनियर घराने के बंगस वंश से आते हैं। ठीक है, उनके पिता हाफिज अली खान ग्वालियर के शाही परिवार के संगीतकार थे। अमजद अली खान अपने पिता की खास शिष्य थे। अमजद अली खान के जुड़े कुछ और तथ्य हैं। उनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। उन्होंने 12 साल की उम्र में एक एकल वादक के तौर पर पहली पुस्तक दी थी। यानी ये सरोद वादक थे। उन्होंने 1963 में पहली बार अमेरिका में प्रदर्शन किया था।
उन्हें 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण देखो सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्म श्री, यानी चौथे नंबर पर पद्म श्री आता है। तो 1991 में इन्हें पद्म भूषण मिला और 1975 में पद्म श्री सम्मानित किया। पहले 1975 में मिला था, उसके बाद 1991 में और 2001 में पद्म विभूषण। तो इस तरीके से मिलता है, पहले मिलेगा पद्म श्री, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म विभूषण। उन्हें 21वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2011 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिली थी। उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की याद में राग प्रदर्शनी और राग कमलश्री की रचना भी इन्होंने की थी। उन्होंने कई अन्य रागों की रचना की थी, जिनमें शिवांजलि, हरिप्रिया, कांदा, किरण, रंजनी, सुहाग, भैरव, ललित दुहावनी, श्याम श्री और जवाहर मंजरी शामिल हैं। तो ये दोस्तों आपको याद रखने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दोस्तों वो क्वेश्चन जिनसे लगातार क्वेश्चन टॉपिक बन रहा है, ये टॉपिक आप सभी को याद होनी चाहिए। जैसे आर्टिकल 240 से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया था, जैसा कि स्टूडेंट ने बताया, लेकिन पूरा क्वेश्चन उनको याद नहीं है किस तरीके से पूछा गया। एक यूरोप की नदी से दोस्तों क्वेश्चन आया था, वोल्गा नदी थी या कोई और नदी थी, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन यूरोप की नदी से क्वेश्चन मिला था। गोले के वक्र पृष्ठ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, आपका जो गोला है यहाँ से। हरित क्रांति से दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछ रहा है। आरबीआई से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। अनुच्छेदों से क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछ रहा है। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। करंट अफेयर जो है आपके करंट अफेयर से दोस्तों कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। अब आप बोलेंगे किस किस टॉपिक से करंट अफेयर में, तो वो टॉपिक में लिख दिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सम्मेलन, देश विदेश की नीतियां, बुक और उनके लेखक, खेल, खिलाड़ी, अवार्ड। तो ऐसे ऐसे दोस्तों आप सभी के जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। जनगणना से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। गुप्त वंश, सैयद वंश, लोधी वंश से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, और मौर्य वंश, ठीक है। और आपका एक वंश और शामिल कर लीजिए, गुलाम वंश, और आपका एक मुगल काल, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों रीजनिंग में क्या क्या रहा है। रीजनिंग में एनालॉजी से दोस्तों 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे। सीरीज से 3 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन था। रैंकिंग एंड ऑर्डर से 2 क्वेश्चन थे। वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन था। सिलोगिज्म से 1 क्वेश्चन था। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन था। नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज से 2 क्वेश्न थे। डाटा सिंप्लिसिटी है इससे 1 क्वेश्चन था। डिसीजन मेकिंग से 2 क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन से 1 क्वेश्चन था। और दोस्तों कार्टिसल रीजनिंग से दोस्तों 1 क्वेश्चन था। मिरर एंड वाटर इमेज से 1 क्वेश्चन था। और दोस्तों आप सभी का जो फिगर जो आती है इनसे 1 क्वेश्चन था। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से इसमें 1 क्वेश्चन मिल रहा था। तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी के जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप पूछे जा रहे हैं। मैथ का क्वेश्चन जो है, जो मैथ का जो पोर्शन है वो दोस्तों इजी टू मॉडरेट है। आपके दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन जो है आप सभी के 3D 2D से पूछे जा रहे हैं। बाकी दोस्तों सब पैटर्न आप सभी का वही रहा है, वही चल रहा है। आप सभी का प्रीवियस ईयर जो बेस्ड है वहां से आपके एग्जाम में पूछे जा रहा है। तो ये दोस्तों आप सभी के बाकी क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ नहीं मिल पाए, कुछ ऐसे हैं जो स्टूडेंट ने नहीं बताए, वो आने वाली शिफ्टों में मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आप स्टडी फॉर जीनियस का पीडीएफ जरूर परचेस कीजिए। वहां से दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस पे, और इस पीडीएफ में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। आप सभी लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें हमको मेहनत लगी है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट ऑप्शन जरूर बताना। आई थिंक आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।